हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑफ मैथ्स एंड रीजनिंग। तो जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध टांगलिया शॉल भारत के किस राज्य से संबंधित है। टांगलिया शॉल जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है, इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी गुजरात या ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। टांगलिया शॉल का संबंध भारत के गुजरात राज्य से है। ये रहा दोस्तों गुजरात। अब गुजरात की बात आई है दोस्तों, तो गुजरात के बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर एक नेशनल पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क है दोस्तों? गिर नेशनल पार्क। तो गुजरात में गिर नेशनल पार्क है दोस्तों, जो किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर एशियाई शेर बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए भी यह गुजरात का एक प्रमुख नेशनल पार्क है। और इसी के साथ यहाँ पर एक प्रमुख मंदिर है दोस्तों, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। वह मंदिर है मोढेरा का सूर्य मंदिर। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है। तो हम्पी कहाँ पर स्थित है दोस्तों? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तेलंगाना या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक। विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब यहाँ पर कर्नाटक में क्या है दोस्तों कि महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी हैं। तो इसमें से एक महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? अलमाटी बांध, जो कि किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो यह कृष्णा नदी पर है। तो यह प्रमुख परियोजना आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसी के साथ कर्नाटक जो विजयनगर साम्राज्य है दोस्तों, जिसकी राजधानी हम्पी है, इसकी स्थापना किस सन में हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का। तो हरिहर एवं बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अब विजयनगर साम्राज्य का अगर सबसे महत्वपूर्ण शासक पूछा जाए तो वह कौन था दोस्तों? तो वह था कृष्णदेव राय। कौन था दोस्तों? कृष्णदेव राय। तो यह इस साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 23 मार्च 1931, ऑप्शन बी 23 फरवरी 1930, ऑप्शन सी 18 जनवरी 1938 या ऑप्शन डी 23 अप्रैल 1932। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। इसी के साथ ही भगत सिंह को शहीद आजम भी कहा जाता है। भगत सिंह की बात आई है दोस्तों, तो भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का एक नारा दिया था। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यह नारा कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आइए यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन ए दाचीगाम, ऑप्शन बी दूधवा, ऑप्शन सी हेमिस या ऑप्शन डी वन विहार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूधवा। दूधवा नेशनल पार्क जो है वह राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है और यह उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ अन्य नाम भी दिए, जिनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है दाचीगाम, तो दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? यह जम्मू और कश्मीर में स्थित है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ जो हेमिस नेशनल पार्क है दोस्तों, यह कहाँ पर स्थित है? हेमिस लद्दाख में स्थित है। इसी के साथ वन विहार की यहाँ पर बात आई है, तो वन विहार कहाँ पर स्थित है? वन विहार भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, वहां पर स्थित है। ये दोस्तों दूधवा नेशनल पार्क, जो उत्तर प्रदेश में स्थित एकमात्र नेशनल पार्क है। अब इसी के साथ उत्तर प्रदेश की बात आई है दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है सारनाथ। अब सारनाथ क्यों फेमस है दोस्तों? तो यहाँ पर महात्मा बुद्ध जो थे, उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, तो इस कारण यहाँ स्थान अत्यधिक प्रसिद्ध है। अब महात्मा बुद्ध के विषय में अगर बात करें दोस्तों, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था दोस्तों? तो बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। तो यह स्थान भी उत्तर प्रदेश में ही स्थित है दोस्तों। तो यह भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये लुम्बिनी स्थान पूछा जाए तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? यह नेपाल की तराइयों में स्थित है। और कुशीनगर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान डैश में स्थित है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी शिमला या ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिमला।
तो जो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है वह शिमला में स्थित है। और शिमला किस राज्य की राजधानी है दोस्तों? तो शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। और शिमला दोस्तों हिमाचल प्रदेश की राजधानी राजनीतिक राजधानी है। और अगर इसकी सांस्कृतिक राजधानी हमसे पूछा जाए तो इसकी सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? वह है मंडी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश में कुछ प्रमुख दर्रे भी हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहला दर्रा हम देख लेते हैं। पहला दर्रा कौन सा है? पहला दर्रा है रोहतांग दर्रा। और दूसरा दर्रा है दोस्तों बारालाचा दर्रा। और तीसरा एक और प्रमुख दर्रा है यहाँ पर शिपकिला दर्रा। तो यह 3 दर्रे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म हमें बताना है। तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए रैंडम टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन बी रियल टाइम गेन सेटलमेंट, ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और ऑप्शन डी रियल टाइम गेन सेटलमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो बैंकिंग सेक्टर में ये दो नाम कई प्रचलित है दोस्तों फंड ट्रांसफर के लिए। अब इसी प्रकार एनईएफटी भी है। तो एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? एनईएफटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये दो प्रचलित नाम है दोस्तों जो फंड ट्रांसफर के लिए बैंकों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। ये बैंकों द्वारा एक फंड ट्रांसफर की बहुत ही प्रचलित पद्धतियां हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी इंटरनेट प्रपोजल, ऑप्शन सी इंट्रा प्रोटोकॉल और ऑप्शन डी इंट्रा प्रोपेगेंडा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर कुछ अन्य फुल फॉर्म भी हम देख लेते हैं दोस्तों। तो जिस प्रकार यहाँ पर दिया है हमें रैम, तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम भी 2 प्रकार की होती है दोस्तों, एक होती है स्टैटिक रैम और एक होती है डायनेमिक रैम। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार हमें यहाँ पर दिया है रोम, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे देवानाम पिया के नाम से जाना जाता है? तो देवानाम पिया के नाम से किसे जाना जाता है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी अमोघवर्ष, ऑप्शन सी कनिष्क या ऑप्शन डी खारवेल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। तो देवानाम पिया के नाम से अशोक को जाना जाता है दोस्तों, और इसे एक नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये रहा दोस्तों सम्राट अशोक का प्रतिबिंब जिसे देवानाम प्रिया के नाम से भी जाना जाता है। अब अशोक की बात आई है दोस्तों, तो इनका सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा था? तो इनका सबसे बड़ा अभिलेख था, तो अशोक का जो 13वां अभिलेख था दोस्तों, वह सबसे बड़ा अभिलेख कहा जाता है क्योंकि इसमें किसका वर्णन था? तो इसमें था कलिंग विजय का वर्णन। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ अशोक का अगर सबसे छोटा अभिलेख देखें तो सबसे छोटा इसका अभिलेख था। तो अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है दोस्तों रूमीदेई अभिलेख। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? इसके ऑप्शंस चेक करते हैं। ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी मंजरा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए चेनाब। सलाल परियोजना का निर्माण चेनाब नदी पर किया गया है। तो सलाल परियोजना पर एक अन्य परियोजना भी है दोस्तों जिसे किस नाम से जाना जाता है? जिसे दुलस्ती परियोजना के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि चेनाब नदी पर 2 प्रमुख परियोजनाएं, एक सलाल परियोजना और दूसरी दुलस्ती परियोजना। और इस नदी पर दोस्तों दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, रेल पुल, जो आपको ध्यान में रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है? तो शपथ का प्रारूप किस अनुसूची में दिया गया है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए 3री अनुसूची, ऑप्शन बी 2री अनुसूची, ऑप्शन सी 5वीं अनुसूची या ऑप्शन डी 4थी अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3री अनुसूची। भारतीय संविधान की 3री अनुसूची है, उसमें शपथ से संबंधित प्रावधान बताए गए हैं दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ 2री अनुसूची किससे संबंधित है दोस्तों? तो 2री अनुसूची वेतन एवं भत्तों से संबंधित है। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। ये रहा दोस्तों भारत का संविधान।
जिसका संबंध जो तीसरी अनुसूची है उसका संबंध किससे है, तो उसका संबंध शपथ से है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आगे भी ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।